हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। देखिए, साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज ही हमारा दूसरा लेक्चर होगा और जिसने भी कल का लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला पूछा है आपसे 32 नंबर का कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है आपका 131 लीटर, दूसरा दिया हुआ है 159 लीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ है 179 लीटर और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 201 लीटर। तो देखिए, जो तेल का एक बैरल होता है ये लगभग बराबर होता है 179 लीटर के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यदि इसके स्पष्टीकरण की बात की जाए तो लिखा हुआ है पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, यानी कि प्राचीन समय में तेल की जो मात्रा होती थी वो बैरल में नापी जाती थी, परंतु अब इसे क्यूबिक मीटर में यानी कि घन मीटर में नापा जाता है। और जो एक बैरल होता है ये लगभग 158.9873 लीटर के बराबर होता है। और देखिए, ये तो हो गया लीटर में एक बैरल की वैल्यू। यदि आपसे घन मीटर में पूछ ले तो एक बैरल इज इक्वल टू होता है 0.158987 घन मीटर। ये इसकी घन मीटर में वैल्यू होती है। और यूएस गैलन में एक बैरल बराबर होता है 42 यूएस गैलन के, और यूके गैलन में एक बैरल इज इक्वल टू होता है 34.9732 गैलन। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा था इन्होंने कि लीटर में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 159 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दिया हुआ है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है माइक्रोन, बी में दिया हुआ है नैनोमीटर, सी में आपका दिया हुआ है एंगस्ट्रॉम और डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है फर्मी। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, यानी कि वह कौन सी इकाई है जो लंबाई मापने की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। ये लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। यदि आपसे कभी इसको पूछ ले कि 10 की घात में इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे, ध्यान रखेंगे इसे हम फर्मी भी बोलते हैं। और यदि कहीं लिखा हुआ आपको मिले कि फेमटो, ये फेमटो क्या है, तो ये भी यही बात होती है, यानी कि ये फर्मी और फेमटो दोनों एक ही बात है। और यदि इसमें 10 की घात में आपसे पूछ ले तो ये होता है एक फर्मी इज इक्वल टू होता है 10 की घात -15। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10 की घात 6 मीटर और एक नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की घात -10 मीटर। और यदि एक फर्मी मीटर की बात की जाए तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको आप 10 की घात -15 करिएगा। ये जो आपसे फर्मी में पूछा है इसको आप 10 की घात -15 करिएगा। एक फर्मी मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की घात -15 मीटर। अगला देखते हैं। दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में आपको दिया हुआ है क्यूसेक, बी में बाइट, रिएक्टर बार और सूची 2 में दिया हुआ है दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका कंप्यूटर। यानी कि आपको सही मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्यूसेक को आप मिलाएंगे प्रवाह की दर से, यानी कि प्रवाह की दर जो मापी जाती है ये क्यूसेक में मापी जाती है। बाइट आपने भली भांति सुना होगा, इसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। कंप्यूटर में इकाई मापने के लिए बाइट का प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर का प्रयोग हम करते हैं भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, और वहीं बार का यूज़ होता है दाब के लिए। तो इसका जो कोड बन रहा है वो बन रहा है 3421, जो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3421। अगला देखते हैं। दिया हुआ है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ए ऑप्शन में जल की शुद्धता, बी में जल की गहराई, सी जल का बहाव और डी दिया हुआ है जल की मात्रा। तो देखिए, क्यूसेक में हम जिसकी माप करते हैं वो है जल का बहाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, स्पष्टीकरण में भी लिखा हुआ है आपसे कि क्यूसेक
क्यूसेक क्यूबिक फीट पर साउंड जल का बहाव की दर मापने की इकाई है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है नॉट, बी में डॉप्शन, सी में दिया हुआ है पॉस और डी में दिया हुआ है मैक्सवेल। तो देखिए, जो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई होती है ये होती है डॉप्शन। यदि ओजोन गैस की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस तो आपको समताप मंडल में मिलेगी, परंतु यदि कभी आपसे पूछ ले कि बैड ओजोन कहाँ पाई जाती है तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जो बैड ओजोन होती है ये हमको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो इन दोनों तथ्यों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा और इसकी इकाई हो जाएगी डॉप्शन। अगला देखते हैं, दिया हुआ है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी की मोटाई नापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में या फिर शोर के मापन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है 38 नंबर में, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन ऑडियोमीटर, बी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, सी में दिया हुआ है सेक्सटेंस और डी में दिया हुआ है सोनार। तो देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उस यंत्र का नाम है सोनार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण में देख लेते हैं, लिखा हुआ है समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपसे सोनार का पूर्ण रूप पूछ ले तो ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका ये पूर्ण रूप होता है। और इसमें पराश्रव्य तरंगों को समय के भीतर भेजा जाता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, दिया हुआ है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ए अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा या फिर डी ऑप्शन में दिया हुआ है नौ संचालकों के द्वारा। तो देखिए, सोनार का प्रयोग हम नौ संचालकों द्वारा देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनार में हम किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है रेडियो तरंग, बी में दिया हुआ है श्रव्य ध्वनि तरंग, सी में दिया हुआ है पराश्रव्य तरंग और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अपश्रव्य तरंग। तो देखिए, सोनार में हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। क्रोनोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज़ हम ध्वनि की तीव्रता को नापने में करते हैं। फिर दिया हुआ है 42 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर से हम वायु की चाल नापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा, टोक्योमीटर से दाबांतर या फिर पायरोमीटर से उच्च ताप। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा वह है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यह आपने पढ़ा होगा, एनीमोमीटर से हम वायु की चाल नापते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही है। और यदि पायरोमीटर की बात की जाए तो इससे हम उच्च ताप नापते हैं। परंतु ये जो टैक्योमीटर होता है ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है, इससे हम दाबांतर नहीं नापते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लिखा होगा यहाँ पर, टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिज़ाइन किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि ये टैक्योमीटर है क्या। अगला देखते हैं, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ए पानी के बहाव की गति, पानी की गहराई, पवन वेग या फिर प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एनीमोमीटर से हम किसका मापन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इससे हम करते हैं पवन के वेग की माप।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा है आपसे, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या फिर घनत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप। यानी कि पायरोमीटर से हम उच्च ताप का मापन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है गैस थर्मामीटर, बी में दिया हुआ है पारे का थर्मामीटर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो आपसे पूछा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, तो ये होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होता है जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं होता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। आपसे पूछा है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की, गैसों के दाब की, गैस द्रवों की घनत्व की या फिर सतह पर तेल के दबाव की। तो पूछा है आपसे कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब को हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से चयन करें। सूची 1 में आपसे दिए हुए हैं उपकरण यंत्र और सूची 2 में दिया हुआ है मापन की गई राशि। ए में दिया हुआ है अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। 2 में दिया हुआ है सूची में दाब, भार, धारा, सापेक्ष आर्द्रता। तो देखिए इनमें से कुछ तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एमीटर का प्रयोग करते हैं धारा को नापने में, ठीक है। और जो बैरोमीटर होता है ये भी पता होगा, इसका प्रयोग किया जाता है दाब को मापने में। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्ष आर्द्रता की माप करते हैं और स्प्रिंग तुला ये संबंधित है भार से। तो इसका क्या बन रहा है कूट? 3, 4, 2 और 1। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है। देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 3, 4, 2, 1, यानी कि एमीटर हो गया धारा से संबंधित, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार और बैरोमीटर दाब। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो आपसे यहाँ पूछा है वायुमंडलीय दाब को हम मापने में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर का। और हाइग्रोमीटर भी मैंने आपको बताया ऊपर कि इससे हम सापेक्ष आर्द्रता की माप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर से, बी दिया हुआ है ब्यूटीरोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से या फिर डी थर्मामीटर से। तो देखिए दूध का अपेक्षित घनत्व ये ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार इसका विवरण देख लेते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और यदि ब्यूटीरोमीटर आपसे पूछ ले तो ये दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने में इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया आपको कि दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है ये तो हम मापते हैं लैक्टोमीटर से, परंतु यदि आपको ये देखना हो कि दूध में वसा की मात्रा कितनी है तो इसमें हम प्रयोग करेंगे ब्यूटीरोमीटर का। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दिया हुआ है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ए ऑप्शन हाइड्रोमीटर से, बी हाइग्रोमीटर से, सी लैक्टोमीटर से या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर से। तो देखिए वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है इसे हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। अभी मैंने ऊपर बताया इसका उपयोग करते हैं दूध को मापने में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। दिया हुआ है हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर यूडियोमीटर। यहाँ पर आपसे आर्द्रता पूछा है तो ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, माफ़ी चाहेंगे, ए में दिया हुआ है आपको स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरोटोमीटर या फिर लक्समीटर। तो आपको यहाँ पर मैच करना है कि ये किससे मैच होगा। तो देखिए जो स्टेथोस्कोप होता है इसका प्रयोग हम करते हैं हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। तो ए का तो तीसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका प्रयोग हम करते हैं रक्तचाप को मापने के लिए। अब बात आती है कैरोटोमीटर की, तो इसका प्रयोग किया जाता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर का यूज़ हम करते हैं प्रकाश की तीव्रता पता लगाने के लिए। तो हमारा कूट क्या बना? 3, 4, 2 और 1। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसे खुद से भी मैच कर लीजिएगा, फिर ये दिमाग में रहेगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा है? टैकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। तो देखिए जो रक्तदाब मापने का यंत्र होता है ये होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर बैरोमीटर दिया हुआ है, ये किसका होता है? ये दाब का होता है। और यहाँ पर आपसे पूछा था रक्तदाब का, तो इसका सही हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु में प्रयोग लाया जाता है? पहला ऑप्शन है चिकित्सीय थर्मामीटर, दूसरा है ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या फिर डी में आपका दिया हुआ है पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का उपयोग हम 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप का मापन करने हेतु प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, कोलेरीमीटर, लक्स मीटर या फिर अल्टीमीटर। तो देखिए अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं प्रकाश की तीव्रता मापने में हम प्रयोग करते हैं लक्स मीटर का, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है राडार का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ए ऑप्शन प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। यहाँ पर आपसे रडार का यूज़ पूछा है। तो देखिए रडार का उपयोग हम करते हैं रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लिखा हुआ है राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति की माप की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ए ऑप्शन में हिमनद की चाल, दूसरे में दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि, सी में आपका दिया हुआ है भूकंप की तीव्रता और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो जो रिक्टर पैमाने में मापी जाती है राशि वो है भूकंप की तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ से हमारे 30 क्वेश्चन है जो वो कंप्लीट होते हैं।
इसका विवरण देख लेते हैं एक बार। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है और जिसमें से हम रिक्टर स्केल में देखते हैं, देखिए आपसे संख्या पूछ सकता है जिसमें 1 से 9 तक के बराबर पैमाने बटे होते हैं, यानी कि इसमें आपको 1 से 9 तक की संख्या मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने 30 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट किए हैं और ये डेली क्लासेस की टाइमिंग है। अभी देखिए करंट अफेयर्स की क्लास कुछ दिन के लिए रोकी गई है और इस टाइम पे हम साइंस को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप 9 बजे यूपी टेट रिवीजन कर सकते हैं। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करा रहे हैं। 1 बजे हिंदी क्लास होती है। 7 बजे आपको CDP EVS अल्टरनेटिव डेज में मिलेगी और 9:30 बजे CDP EVS SST GK GS डेज के हिसाब से चलती है। तो आप इन क्लासों को भी अटेंड करिए और आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग टाइम नाम से। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाएंगे PDF फॉर्म में, या फिर आप माफ़ी चाहेंगे यदि आप हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। परंतु यदि आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप एप्लीकेशन से जाके आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के सेशन में अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।